वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज हम यूनिट 8 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को ही कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट सेक्शन में भी है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस दोनों वीडियोज़ देखी हैं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आराम से। क्वेश्चन ये है कि अगर म्यूनिसिपल वैल्यू 10,000 है, म्यूनिसिपल वैल्यू 10,000 है, फेयर रेंट 12,000 है और स्टैंडर्ड रेंट 8,000 है, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पार्ट 3 शुरू करते हैं अनरियलाइज रेंट के साथ। अनरियलाइज रेंट क्या होता है? सबसे पहले ये सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है। अनरियलाइज रेंट का मतलब ये होता है वो रेंट, प्रीवियस ईयर में वो रेंट जो कि मुझे अपने किराएदार से नहीं मिला, कुछ मंथ्स का हो सकता है या 1 मंथ का हो सकता है, वो किराया जो मुझे अपने किराएदार से नहीं मिला प्रीवियस ईयर में, वो अनरियलाइज रेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 2021 था, मुझे 10,000 पर मंथ रेंट मिला करता था और मेरे किराएदार ने मुझे 2 महीने का रेंट नहीं दिया, तो इस केस में अनरियलाइज रेंट कितना हो जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 20,000। पर हम अनरियलाइज रेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं? हम ये कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ रहे हैं, देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं, मतलब कि हम किराए पे चढ़ाते हैं, तो हमें जो रेंट मिलता है हमें उस पर टैक्स पे करना है, क्योंकि वो हमारी इनकम हो गई, हमें उस पर टैक्स पे करना है। पर अगर कभी किराएदार आपको रेंट पे नहीं करता, कुछ महीनों का या 1 मंथ का, किसी भी महीने का अगर आपको प्रीवियस ईयर में रेंट पे नहीं करता, तो आप उस पर टैक्स क्यों दोगे? वो आपकी इनकम तो बनी नहीं, ठीक है। इसीलिए हम अनरियलाइज रेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको अनरियलाइज रेंट पे टैक्स पे नहीं करना, मतलब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलना है कि मुझे इतने महीने का इनकम रिसीव नहीं हुआ या फिर रेंट रिसीव नहीं हुआ अपने किराएदार से, तो मैं टैक्स नहीं दूंगा इस पर, तो उसके लिए आपको 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। आपको 4 कंडीशन फुलफिल करनी होगी अगर आप अनरियलाइज रेंट को अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से माइनस करना चाहते हो तो, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि द टेनेंसी इज बोनाफाइड। इसका मतलब क्या है कि एक प्रॉपर अग्रीमेंट होना चाहिए आपके बीच में और आपके किराएदार के बीच में, मतलब ऑनर और किराएदार के बीच में एक प्रॉपर रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए। उसके अंदर दोनों पार्टीज का नाम होना चाहिए, कितना किराया आप ले रहे हो, कौन सा फ्लोर आपने किराए पे चढ़ाया है, सब कुछ उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसीलिए पहला जो कंडीशन है कि द टेनेंसी इज बोनाफाइड। और एक और कंडीशन ये है कि आपने अपने किसी रिलेटिव को वो किराए पे ना दिया हो मकान। मैंने क्या बोला? किसी रिलेटिव को आपने वो मकान किराए पे ना दिया हो, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए बेसिकली आपका आपके किराएदार से। नेक्स्ट इज कि द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप हैज बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि जो किराएदार ने जिसको वो किराएदार जिसने आपको अभी तक रेंट पे नहीं किया, वो आपका घर छोड़ के जा चुका होना चाहिए। मैंने क्या बोला? वो आपका घर खाली कर चुका होना चाहिए जिस किराएदार ने आपको रेंट पे नहीं किया, या फिर आपने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं ताकि उसको मजबूर कर सके कि वो आपका प्रॉपर्टी खाली करके चला जाए। तो मैंने क्या बोला? फिर से बोल रही हूँ, सेकेंड कंडीशन ये है कि किराएदार जो है जिसने आपको रेंट नहीं दिया, उसने आपका घर खाली कर चुका होना चाहिए, प्लस या तो अगर आपने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं उसको प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए, ठीक है, और उसको मजबूर करने के लिए कि वो आपकी प्रॉपर्टी खाली कर दे। थर्ड इज कि जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो किसी और प्रॉपर्टी में ना हो, आपकी किसी प्रॉपर्टी में ना हो। समझ में आ रहा है? इसमें लिखा है कि असेसी की किसी और प्रॉपर्टी को यूज ना कर रहा हो या वहां पे किराएदार ना हो। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपके 2 फ्लैट्स थे, आपने दोनों फ्लैट एक इंसान को किराए पे दे रखे थे, उसने एक फ्लैट का किराया नहीं दिया पर दूसरे फ्लैट का किराया दे दिया, तो फिर इस केस में आप अनरियलाइज रेंट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते और अनरियलाइज रेंट पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? थर्ड कंडीशन कि समझ लीजिए आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, और वो एक आपने एक इंसान को दे रखी है, एक प्रॉपर्टी का वो किराया देता है और एक प्रॉपर्टी का किराया वो नहीं देता। इस केस में आप अनरियलाइज रेंट से जो होने वाला टैक्स बेनिफिट है वो आप नहीं ले सकते। और फोर्थ कंडीशन ये है कि जो मकान मालिक है उसने सारे रीजनेबल स्टेप्स ले लिए हैं, मतलब आपने सभी प्रकार के एक्शन ले लिए हैं लीगली, आपने कानूनी तौर पे सारे एक्शंस ले लिए हैं ताकि जो रेंट उसने पे नहीं किया वो आपको रेंट पे कर सके, फिर भी उसने रेंट पे नहीं किया। मैंने क्या बोला? आपने कानूनी तौर पे भी एक्शन ले लिया है ताकि अपना आप रेंट निकलवा सकें। और
कानूनी तौर पे स्टेप्स लेने के बावजूद भी आपका किराएदार आपको रेंट पे नहीं करता, ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है जो कि फुलफिल करनी होती हैं। पहली फिर से बता रही हूँ, टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, किराएदार आपके घर पे नहीं रहना चाहिए, या फिर आपने कुछ एक्शंस ले ली हैं कि वो प्रॉपर्टी खाली कर दे। और थर्ड ये है कि वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी में भी ना रह रहा हो, ठीक है, मैंने क्या बोला, वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी में भी ना रह रहा हो। फोर्थ इज कि आपने कानूनी मदद भी ली है उससे रेंट निकलवाने की, फिर भी आपको रेंट रिसीव नहीं हुआ। ये चारों कंडीशन फुलफिल करोगे तभी आप अनरियलाइज रेंट पे टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोल सकते हो कि मैं जो रेंट मुझे नहीं मिला है मैं उस पर टैक्स पे नहीं करूँगा। अब आगे देखते हैं कि अनरियलाइज रेंट का कैलकुलेशन में हम कैसे उसको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना होता है, जो कि मैंने पीछे बताया था कि कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। फिर आप माइनस करोगे अनरियलाइज रेंट, फिर आपके पास नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? पहले आप सिंपल ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे, जैसे हम सिंपल केसेस में निकालते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है, उसमें से माइनस करोगे अनरियलाइज रेंट, जो रेंट आपको रिसीव नहीं हुआ। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ लीजिए कि म्यूनिसिपल वैल्यू 12,000 है, म्यूनिसिपल वैल्यू 12,000 है, फेयर रेंट 14,000 है, आपको रेंट मिलता था 2,000 पर मंथ और आपको 2 महीने का रेंट नहीं दिया आपके किराएदार ने। क्वेश्चन समझ में आ गया? म्यूनिसिपल वैल्यू 12,000 है, फेयर रेंट 14,000 है, आपको किराया जो था 2,000 पर महीने मिलता था और आपको 2 महीने का किराया नहीं मिला। तो इस केस में सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन? सबसे पहला स्टेप 1 होता है एक्सपेक्टेड रेंट निकालना, जो कि मैंने सिखाया है, फिर भी बता रही हूँ। एक्सपेक्टेड रेंट निकालना, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो भी हायर होगा, अगर स्टैंडर्ड रेंट होता है तो उसका भी ध्यान रखना है, पर इस केस में स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो सिंपल है। फिर म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो बड़ा होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। इस केस में म्यूनिसिपल वैल्यू 12,000 है और फेयर रेंट 14,000 है, तो इसमें से बड़ा कौन सा हुआ? फेयर रेंट बड़ा हुआ, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 14,000। स्टेप 2 हो गया, आपको एक्चुअल रेंट कितना मिला। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर रही हूँ मैं, यहाँ 10 नहीं करूँगी कि 2 महीने का रेंट नहीं मिला, आपको टोटल एक्चुअल रेंट देना होता है, क्योंकि हम बाद में माइनस करते हैं अनरियलाइज रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, 10 नहीं करना। तो आपका आंसर आ जाएगा 24,000। आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो हायर होगा वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। इस केस में आपका एक्सपेक्टेड रेंट 14,000 निकला है और आपका एक्चुअल रेंट 24,000 मिला है, उन दोनों में से ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? 24,000। तो मतलब आपका एक्चुअल रेंट ही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई। अब नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप माइनस कर दीजिएगा अनरियलाइज रेंट, और अनरियलाइज रेंट कितना है? आपको 2 महीने का किराया नहीं मिला, तो मैं 2,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी 20,000। आसान है। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ, तब देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। मेरा 2 महीने घर खाली भी पड़ा रहा था, मेरा 2 महीने घर खाली भी पड़ा रहा था। इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे कि पीछे वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। तो सोल्यूशन कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप एक्सपेक्टेड रेंट बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे आपने पीछे निकाला, कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो ज़्यादा होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा। यहाँ पे 12,000 और 14,000 में से बड़ा कौन सा है? 14,000, तो ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। एक्चुअल रेंट यहाँ पे 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा है, 12 नहीं लिखा। इस केस में 12 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपका 2 महीने घर खाली पड़ा रहा था प्रीवियस ईयर में, और ये पॉइंट पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। 2 महीने आपका घर खाली पड़ा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है, आ जाएगा 20,000। फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट मतलब कि 14,000 और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा होगा वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। एक्चुअल रेंट आपका 20,000 है, 14,000 और 20,000 में से कौन सा बड़ा है? 20,000, तो ये आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई। उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस अनरियलाइज रेंट। आपको 2 महीने का किराया नहीं मिला अपने किराएदार से, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपकी यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगी 16,000। आई होप इन दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आया जो मैंने पीछे बताया और ये वाला क्वेश्चन जो बताया है। पहले वाले क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट था 2 महीने का, पर ये सिचुएशन नहीं थी कि आपका घर 2 महीने खाली रहा है, पर इस केस में आपका 2 महीने घर खाली भी रहा है और आपको 2 महीने का किराया भी नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे थ्योरी का क्वेश्चन या शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें 2 प्रकार की डिडक्शन मिलती है। सबसे पहले डिडक्शन मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन,
जो कि 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू है। जो पीछे मैंने बताया नेट एनुअल वैल्यू निकालने का, उसका 30% निकाल देना और फिर माइनस कर देना, तो आपको उतनी डिडक्शन मिलती है। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती क्यों है 30% की? देखिए, अगर आप अपना घर किराए पे चढ़ा रहे हैं तो आपके घर से रिलेटेड खर्चे भी होते हैं। आप रिपेयर करवाते होंगे उस घर को, मतलब आप मालिक हैं उस घर के, तो आप जो अपना घर किराए पे चढ़ा रहे हैं तो उस घर को मेंटेन भी करते होंगे, उसका रिपेयर करवाते होंगे, पेंट करवाते होंगे, और भी अदर खर्चे होते हैं, अदर एक्सपेंसेस होते हैं उस घर के। तो हम उसको माइनस ना करके, इनकम टैक्स उसको माइनस ना करवाकर आपको डायरेक्ट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देता है। इसी के अंदर आपके सारे खर्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। दूसरी डिडक्शन आपको मिलती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मतलब क्या है? आपने कोई लोन लिया है, आपने कोई लोन लिया है घर को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए, या फिर रेनोवेशन करवाने के लिए। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए, बनाने के लिए, या फिर रेनोवेशन करवाने के लिए आपने कोई लोन ले रखा है और जिसका आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो इंटरेस्ट पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट पे डिडक्शन सेक्शन 80C में मिलती है, ठीक। इंटरेस्ट अमाउंट पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो प्रीवियस ईयर में, आपको उस पर डिडक्शन मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले डिडक्शन यहाँ पे 2 तरीके से है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नॉर्मली जितना आपने प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट पे किया है, जितना आपने प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट पे किया है उतना आपको डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आपने लोन जो है घर को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिया था, तो इसमें 2 प्रकार की डिडक्शन आपको मिलती है, 2 डिडक्शन मिलती है। मैंने क्या बोला? अगर आपने लोन कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए लिया है, हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए लिया है, तो आपको 2 डिडक्शन मिलती है। एक तो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, प्लस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। अब ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन क्या होता है? सबसे पहले आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझना होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब होता है जिस दिन से आप लोन लेते हो, जिस तारीख को, डेट से, जिस डेट से आप अपना लोन लेते हो घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और जब आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है, वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाता है। बात समझ में आ गई? फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने लोन लिया है घर को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, तो आपको 2 प्रकार की डिडक्शन मिलती है। एक तो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट की मिलेगी, जो आपने प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट पे किया था, प्लस आपको मिलेगी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन। और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है वो पीरियड, पहले आपको वो पीरियड कैलकुलेट करना होगा जिस समय से आपने लोन लिया है और जब तक आपकी कंस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। और ये डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, मैंने आगे एग्जाम्पल दिया है, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आगे डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। एग्जाम्पल बताने से पहले कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिए यहाँ पे। अगर आप समझ लीजिए इंटरेस्ट नहीं पे करते, आपने लोन लिया है, आपने लोन लिया है, और अगर आप उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करते उस लोन का, और आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से भी वो लोन लिया है वो आप पे, आपके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा देती है, तो उसकी आप डिडक्शन नहीं ले सकते। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आप डिडक्शन उस पर नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने कोई फ्रेश लोन लिया है, आपने कोई फ्रेश लोन लिया है अपने ओरिजिनल लोन को पे करने के लिए, समझ लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया था, आपने 10 लाख को पे करने के लिए एक और लोन ले लिया, तो आपने जो एक और लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो डिडक्शन के लिए वैलिड होता है। समझ में आ गया? इन दोनों पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। अब जो मैंने पीछे पॉइंट आपको कंस्ट्रक्शन वाला बताया है उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जेरी ने लोन लिया था 5 लाख रुपए का, जेरी ने लोन लिया था 5 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2018 में। 1 अप्रैल 2018 में जेरी ने 5 लाख का लोन लिया था कंस्ट्रक्शन के लिए। मैंने ये इस बात का ध्यान रखना, ये सिर्फ जो मैंने पीछे 2 डिडक्शन बताई हैं, प्रीवियस ईयर वाली और जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाली, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर ही वैलिड होती है। बाकी केसेस के लिए जो आप लोन लेते हो उसमें सिर्फ आपको डिडक्शन जो आपने प्रीवियस ईयर में पे किया था इंटरेस्ट उतनी ही मिलती है। ये सिर्फ क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन के लिए ही वैलिड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। जेरी ने लोन लिया है 5 लाख का 1 अप्रैल 2018 को कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पे इसको 2 प्रकार की डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट जो वो पे करता है 10% पे करता है, इंटरेस्ट जो पे करता है वो 10% करता है। कंस्ट्रक्शन जो है 19/6/2020 को खत्म हो गया, 19/6/2020 को खत्म हो गया, और लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब मैंने 5 लाख रुपए में से 1 रुपया भी अभी तक अपने बैंक को वापस नहीं दिया। समझ में आ गया?
इस केस में वो कैसे डिडक्शन लेगा वो देख लेते हैं। असेसमेंट ईयर 2021 2022 है। सबसे पहले डिडक्शन आपको मिलेगी इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो आपने इंटरेस्ट पे किया अपने लोन पर, उसकी डिडक्शन मिलेगी। कैसे निकालेंगे? 5 लाख का 10%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10% है। और 5 लाख का क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपने अभी तक उसमें से कुछ लोन पे ही नहीं किया। 5 लाख का 5 लाख अभी भी पूरा इंटैक्ट है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो 5 लाख का 10% निकाल देंगे तो आ जाएगा 50,000। एक डिडक्शन आपको ये मिल जाएगी। दूसरी डिडक्शन आपको मिलेगी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या, मैंने क्या बताया था? जिस दिन से आप लोन लेते हो, जिस दिन से आप लोन लेते हो और जब आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी होती है, उतना पीरियड। यहाँ पे आपने लोन लिया था 1 अप्रैल 2018 को, आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई थी। आपने लोन लिया था 1 अप्रैल 2018 को, आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई थी 19/6/2020 को। 19 जून 2020 को आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई थी, आपने अपनी प्रॉपर्टी बना ली थी। लेकिन मैंने यहाँ पे पीरियड 31/3/2020 का लिया है। ऐसा क्यों लिया है? मैंने पीछे नहीं बताया ये पॉइंट, इसलिए नहीं बताया क्योंकि पीछे आपको समझ में नहीं आता। कैलकुलेशन के साथ अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन पूरा होता है, उसके पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर, ये मैं प्रीवियस ईयर बोल सकती हूँ, पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर ही बोल देते, कन्फ्यूजन नहीं होगी। पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर तक का ही पीरियड हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कंसीडर करते हैं। नहीं समझ में आया तो इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि समझ लीजिए 19/6/2020 को मेरी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई है। ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? जो मेरा 19 जून 2020 है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आता है। तो इसका पीछे वाला फाइनेंशियल ईयर तक का पीरियड लेना है मुझे। इसके पीछे वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? जो 31/3/2020 को ख़त्म हुआ था, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में 31/3/2020 लिया है। फिर से बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2020 क्यों लिया है? इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी होती है, इस केस में मेरी कंस्ट्रक्शन कब पूरी हुई है? कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2020 तक, ठीक है। इससे पहला जो फाइनेंशियल ईयर हुआ था, जो उसका पीरियड खत्म हुआ था, पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का पीरियड कब खत्म हुआ था? 31 मार्च 2020 को ख़त्म हुआ था। तो मुझे वहाँ तक का पीरियड लेना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले इंटरेस्ट निकालूंगी 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक। मेरा 50,000 हो जाएगा। ये एक ईयर हो गया। मैंने 5 लाख का 10% निकाला है। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का ही हमें पीरियड कवर करना है। यहाँ पे लिखा है, मैं इस ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ। इस ईयर का इंटरेस्ट जो मेरे ये 2 ईयर हैं, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2020 तक का मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ। तो पहला मेरा पीरियड कितना था? 1 अप्रैल 2018 से लेके मैंने 31 मार्च 2019 का इंटरेस्ट निकाला, जो कि 50,000 आया, पर एनम है इसीलिए। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का निकालूंगी इंटरेस्ट। अगेन 5 लाख का 10% निकालूंगी, 50,000 हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज़। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है कि 5 साल तक आप इसका डिडक्शन उठा सकते हैं। पहले आपको क्या करना होगा? इस 1 लाख को डिवाइड करना होगा 5 से, 20,000 आ जाएगा। और फिर पहला जो आपकी डिडक्शन होगी, पहली जो डिडक्शन होगी आपको 2021 2022 में मिलेगी, और उसके आगे 4 साल तक आपको ये 20,000 की डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि 5 साल तक मिलती है। समझ में आ गया? ये 20,000 की डिडक्शन मुझे 5 साल तक मिलती है। सबसे पहले मुझे इसी ईयर में मिल जाएगी, इसी असेसमेंट ईयर में मिल जाएगी, 2021 से लेके 2022 तक। और ये कब तक मिलती रहेगी? 2024 से लेके 2025 तक, जो कि मेरा 5वां ईयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी? 50,000, जो ये मैंने पहला बताया था, प्लस 20,000 ये जो मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया, तो मुझे टोटल डिडक्शन मिलेगी 70,000। ये बहुत आसान है। ठीक से अगर आप ये वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन को समझेगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी ले सकते हो? जो आप लोन ले रहे हो, जो आपने लोन लिया है प्रॉपर्टी को बनाने के लिए या फिर
खरीदने के लिए जिस पे आप इंटरेस्ट पे करते हो, वो आप मैक्सिमम कितनी डिडक्शन ले सकते हो इंटरेस्ट पे। ये डिपेंड करता है इस केस पे कि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी या लेट आउट थी। प्रीवियस ईयर में अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी तो आपने किराए पे तो चढ़ा ही नहीं, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% नहीं मिलेगी, क्योंकि 30% उन लोगों को मिलती है जो अपना मकान किराए पे चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको मैंने बताया था वो रिपेयर करवाते हैं घर को, मेंटेनेंस के कुछ खर्चे होते हैं, उन लोगों को ये डिडक्शन दी जाती है। जब आपने प्रॉपर्टी अपने किराए पे चढ़ाई ही नहीं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों मिलेगा ये 30% का। ठीक है, तो अगर प्रीवियस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगा। जो आपने अगर आपने लोन ले रखा है, जो आपने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई करके मतलब आप खुद इस्तेमाल करते हैं उस प्रॉपर्टी को, आपने लोन ले रखा था उस प्रॉपर्टी के लिए, और जो इंटरेस्ट पे करते हैं आपको डिडक्शन मिलेगी, पर लिमिट है यहाँ पे। अगर आपने लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है, अगर आपने लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है या 1 अप्रैल 1999 को लिया है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए और कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो आप 2 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हो। समझ में आ रहा है कितनी तक डिडक्शन ले सकते हो आप? 2 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हो। अगर आपने रिपेयर करवाने और रेनोवेशन के लिए लोन लिया है, अगर आपने रिपेयर करवाने और रेनोवेशन के लिए लोन लिया है आफ्टर 1 अप्रैल 1999, तब आपको मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 मिलेगी। इस पॉइंट का ध्यान रखना। फिर से बोल रही हूँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब है कि आप प्रॉपर्टी खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस केस में अगर आपने लोन प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए और प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए लिया है और ये लोन आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया था, तो आपको 2 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी। और अगर आपने प्रॉपर्टी रिपेयर करवाने के लिए और या फिर रेनोवेशन करवाने के लिए कोई लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद, तो आपको 30,000 रुपीज़ ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैंने लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया हो तो आपकी मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 है, 2 लाख नहीं होगी, चाहे आपने किसी भी पर्पज़ के लिए लिया हो। फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने 1 अप्रैल 1999 से पहले लोन लिया था घर को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, परचेज करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए, रेनोवेशन करवाने के लिए, तो इस केस में मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस आता है लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा रखा था प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ कोई लिमिट फिक्स नहीं है, जितना आप इंटरेस्ट पे करते हो आप टोटल इंटरेस्ट पे अपनी डिडक्शन ले सकते हो। तो ये जो 2,30,000 ये केस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली फॉर्मेट आता है कैलकुलेशन का, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैसे प्रॉपर फॉर्मेट होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट, स्टेप 1 होता है आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना होता है। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो भी हायर होगा बट लिमिटेड टू दी स्टैंडर्ड रेंट, जो मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा, फिर आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। स्टेप 2 होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। फिर आप माइनस करोगे अनरियलाइज रेंट, अगर जिस मंथ का आपको किराया नहीं मिला है आप वो माइनस कर दीजिएगा। फिर माइनस करते हैं हम म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स का मतलब क्या होता है? जो हम प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं वो आप माइनस करोगे। फिर आपके पास आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। फिर नेट एनुअल वैल्यू के बाद हम डिडक्शन माइनस करते हैं अंडर सेक्शन 24, जिसके बारे में अभी हमने पीछे सीखा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% ऑफ NAV, मतलब नेट एनुअल वैल्यू। ये जो आपका नेट एनुअल वैल्यू आ रहा है इसका आपको 30% निकालना है, वो आप यहाँ पे माइनस करोगे। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने कोई लोन ले रखा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर रिपेयर रेनोवेशन के लिए जो भी लोन लिया था वो आप यहाँ पे माइनस करोगे। उसके बाद फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। पर ये फॉर्मेट हर सिचुएशन में नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है, वो देख लेते हैं आगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपका फॉर्मेट कैसा होगा? ये जो मैंने अभी पीछे आपको फॉर्मेट बताया था, सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब मैंने क्या बताया था कि आपने प्रीवियस ईयर में अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे नहीं चढ़ाया, आप उस प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज़ कर रहे थे या अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे थे, आपने उसको किराए पे नहीं चढ़ाया। तो इस केस में जब आपने किराए पे चढ़ाया ही नहीं तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट NA होगा, एप्लीकेबल ही नहीं करता।
आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू एप्लीकेबल नहीं करता क्योंकि कोई एक्चुअल रेंट नहीं रिसीव हो, और जब आपने घर किराए पे चढ़ाया ही नहीं है तो अनरियलाइज रेंट की तो बात ही नहीं आती, तो इसलिए यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स, आपने देखो चाहे आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या आपने किराए पे चढ़ाया हो, म्यूनिसिपल टैक्स तो आपने पे किया ही होगा, प्रॉपर्टी टैक्स तो आपने पे किया होगा, पर आपको किसी प्रकार की डिडक्शन नहीं मिलती है, आप माइनस नहीं कर सकते अपना म्यूनिसिपल टैक्स अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसीलिए यहाँ एन है। इस बात का ध्यान रखना, अगर प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर में सेल्फ ऑक्यूपाइड थी तो उस पर आपने अगर प्रॉपर्टी टैक्स पे किया था तो आपको उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता, आप कुछ माइनस नहीं कर सकते, यहाँ एन ए आता है। इसीलिए नेट एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नील आती है। समझ में आ गया, नेट एनुअल वैल्यू नील आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में ये पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन सेल्फ ऑक्यूपाइड का आता है तो ये ऊपर का जो ये वाला जो पार्ट है जो मैंने यहाँ दिखाया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, पर आपको एग्जाम में बनाने की ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू कीजिए कि नेट एनुअल वैल्यू नील है, ठीक है। उसके बाद आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट रेट 30%, ये आपको नहीं मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, आपने अपना किराया पे चढ़ाया ही नहीं है घर, तो आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये एन ए हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे डिडक्शन मिलेगी, यहाँ आप माइनस पे डाल दीजिएगा, माइनस पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपका माइनस पे आएगा। केवल आपको यहाँ पे एक ही चीज़ दिखानी है, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ये माइनस पे दिखा दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट है 30,000 और 2 लाख, वो जो भी केस होगा एप्लीकेबल वो आप इस पर लिखिएगा। तो आपकी फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन नेगेटिव में डिडक्शन होती है ये, तो आपकी क्या होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आ जाएगी। इसी को ही हम कहते हैं लॉस अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को पार्टली लेट आउट किया था और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड किया था। इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ एक घर है, आपने प्रीवियस ईयर में 50% आप उसको पूरी तरीके से यूज़ करते थे, पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर में आपने पूरा यूज़ किया 50% अपनी प्रॉपर्टी के पार्ट को, और 50% आपने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया, मतलब कि किराए पे चढ़ा दिया पूरे प्रीवियस ईयर में। तो इस केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि समझ लीजिए ये क्वेश्चन है कि 60% प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी थी पूरे ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर में फुल ईयर मैंने 60% अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया था, रेंट मुझे 15,000 रुपये पर मंथ मिलता था इस 60% प्रॉपर्टी से, ठीक है। और 40% प्रॉपर्टी मैं खुद यूज़ करती थी प्रीवियस ईयर में, 40% फुल ईयर मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करती थी प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इस केस को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, उस केस से कंफ्यूज मत होना कि आपने कुछ महीने आपने रेंट अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाई थी और कुछ महीने आपने उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई किया था, वो अलग केस है। वो केस ये है कि पूरी प्रॉपर्टी, वो उसमें पूरी प्रॉपर्टी के बारे में बात होती है। यहाँ तो आपने प्रॉपर्टी आधी आधा कर दी है ना, कि 60% आपने रेंट पे चढ़ा दिया और 40% आप यूज़ कर रहे थे पूरा साल, ठीक है। उस केस में क्या होता था कि आपने समझ लीजिए 6 महीने रेंट पे चढ़ाया और 4 महीने उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया, 100% प्रॉपर्टी को, ठीक है। 100% प्रॉपर्टी को 6 महीने आपने रेंट पे चढ़ाया था और 4 महीने आपने खुद सेल्फ ऑक्यूपाई किया था, तो वो केस अलग होता है, उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे घर की ध्यान रखना, पूरे घर की 2 लाख रुपये दी है, फेयर रेंट 2,64,000 दिया है पूरे घर का, प्रॉपर्टी टैक्स 30,000 पूरे घर का गिवन है, इंटरेस्ट हमने पे किया था 1,80,000 प्रीवियस ईयर में पूरे घर का, हमने लोन लिया था प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, हमने क्या लिया था, लोन लिया था प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। और इसके अंदर 2 टाइप की डिडक्शन नहीं मिलेगी, जैसा कि हमें कंस्ट्रक्शन वाले में मिल रही थी, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट तो मिल ही रहा था डिडक्शन में, प्लस उसमें हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला मिल रहा था। डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही डिडक्शन मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर में जो आपने इंटरेस्ट पे किया। यहाँ पे आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो केवल कंस्ट्रक्शन वाले केस में वैलिड होता है, ठीक है। अब हम पहले कैलकुलेशन करेंगे उस प्रॉपर्टी का जो हमने 60% लेट आउट की थी। हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे उस प्रॉपर्टी का जो कि हमने सबने 60% लेट आउट की थी। सबसे पहले क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं हम। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो बड़ा होगा और स्टैंडर्ड रेंट तक लिमिटेड होगा। स्टैंडर्ड रेंट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से बड़ा कौन सा है, 2 लाख, और 2,64,000 में से बड़ा कौन सा है, 2,64,000। बट मैं 2,64,000 नहीं लिखूंगी यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि 60% हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट है ना, ये तो हमें क्वेश्चन में पूरे घर का दिया हुआ है, 100% दिया हुआ है,
तो हमें तो पूरी प्रॉपर्टी तो हमने लेट आउट नहीं की, हमने तो सिर्फ 60% पार्ट अपना प्रॉपर्टी लेट आउट किया था प्रीवियस ईयर में पूरे साल के लिए, तो मैं 60% निकाल दूंगी, 2,64,000 का मेरा एक्सपेक्टेड रेंट इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो कि हायर होता है। इस केस में मेरा जो एक्सपेक्टेड रेंट है 1,58,400 जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, और मैंने आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन में मुझे रेंट 15,000 पर मंथ मिल रहा था इस 60% लेट आउट प्रॉपर्टी पे, तो मैंने 15,000 मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया तो 1,80,000 आ जाता है। तो इन दोनों में से ज़्यादा क्या हुआ, 1,80,000 हो जाएगा, तो मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखी 1,80,000। फिर माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स जो मैंने पे किया था। इस केस में प्रॉपर्टी टैक्स 30,000 गिवन है, लेकिन मैं 30,000 नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि 60% के बारे में बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं 30,000 का 60% निकाल दूँगी जो कि आता है 18,000। वो माइनस करने के बाद मेरे पास नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1,62,000। ठीक है, उसके बाद आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहली डिडक्शन मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू जो कि है 1,62,000, इसका 30% निकाल लेंगे जो कि आता है 48,600, ये माइनस करेंगे। दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने 1,80,000 प्रीवियस ईयर में पे किया था, पर यहाँ पे 60% के बारे में बात हो रही है कि प्रॉपर्टी जो है 60% लेट आउट है, तो 60% निकालेंगे 1,80,000 का, तो मेरे पास आ जाएगा 1,08,000। इन दोनों को माइनस करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5,400 आ जाएगी। ठीक है, अब बाकी 40% का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी थी। जो प्रॉपर्टी मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी थी 40%, उसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट नील होगा क्योंकि मैंने कहा था रेंट पे चढ़ा ही नहीं है, 40% हम खुद यूज़ कर रहे थे 40% प्रॉपर्टी, तो ये इसका NA होगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी NA होगा क्योंकि एक्चुअल रेंट भी नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स पे हम डिडक्शन नहीं ले सकते, मैंने पीछे बताया था अगर आप प्रॉपर्टी खुद सेल्फ ऑक्यूपाई करते हो तो फिर आप म्यूनिसिपल टैक्स का जो डिडक्शन मिलती है उसका फ़ायदा उठा नहीं सकते, तो इसीलिए आपकी नेट एनुअल वैल्यू नील होगी। और जैसे मैंने आपको पीछे बताया था इतने पार्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना नेट एनुअल वैल्यू नील है या NA है। अब आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपने प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं की थी। दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इस पे आपको डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा, 1,80,000 था टोटल घर का, तो मैं 40% निकालूंगी क्योंकि हम सेल्फ ऑक्यूपाइड 40% है, 40% निकालेंगे 1,80,000 का जो कि आता है 72,000। और आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी क्योंकि डिडक्शन मतलब माइनस ही होता है, तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आएगी। इसी को ही हम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं, लॉस अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, और ये जो नेगेटिव में अमाउंट आता है ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को, आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो अपनी बाकी टोटल इनकम से। टोटल इनकम का मतलब क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उससे आप सेट ऑफ कर सकते हो। सेट ऑफ का मतलब है कि आप माइनस कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब आता है लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो नुकसान होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपका कैलकुलेशन के दौरान इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आता है, जैसे मैंने आपको पीछे वाले केस में बताया ये आपका माइनस में आ रहा है, तो हम इसी को ही लॉस कहते हैं। समझ में आ गया, सिंपल सा बात ये है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर नेगेटिव में आती है तो वो लॉस है। ठीक है, दो केसेस हैं जिसमें आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में देख सकते हैं। पहला केस है सेल्फ ऑक्यूपाइड का। क्यों आता है, जैसा कि आपको पता है कि उसमें कुछ भी नहीं होता, हमारा केवल डिडक्शन ही हमें मिलता है, इंटरेस्ट जो लोन पे हम पे करते हैं उतना ही डिडक्शन मिलता है। मैंने आपको पीछे वाले केस में बताया था 72,000 नेगेटिव में आ रहा था, तो आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में नेगेटिव में ही आता है हमेशा आंसर। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमेशा नेगेटिव में ही आता है, तो हमारा पहला केस यही हो गया, जो डिडक्शन हमें मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन पे, उस केस में हमारा लॉस आता है। दूसरा केस क्या है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो फुल ईयर के लिए, मतलब प्रीवियस ईयर में आपने पूरे 12 महीने लेट आउट की थी, अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी थी, और अगर डिडक्शन नेट एनुअल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मैंने क्या बोला, जो सेक्शन जो आपको क्या कहते हैं सेक्शन 24 के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है, अगर आपकी वो नेट एनुअल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा।
दो केस में आपका नेगेटिव में आता है, फिर से बता रही हूँ, अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरा अगर आपने लेट आउट किया है अपनी प्रॉपर्टी फुल ईयर में और आपकी डिडक्शन जो है नेट एनुअल वैल्यू से ज़्यादा आती है, तो इस केस में आप लॉस फेस करोगे। अब इस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो, इस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो। कैसे करते हैं सेट ऑफ? टोटल इनकम में से आप माइनस कर दोगे लॉस को। टोटल इनकम मैंने बताया था, इनकम जो अलग अलग सोर्सेज से आपको मिल रही है उसमें से आप ये माइनस कर देना जो लॉस हो रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है। पर मैक्सिमम लॉस की डिडक्शन 2 लाख तक ही होती है, मतलब आप 2 लाख तक ही डिडक्शन या माइनस कर सकते हैं अपनी टोटल इनकम में से। फिर से बता रही हूँ, आपको क्या करना है, टोटल इनकम में से माइनस करना है लॉस, पर आप मैक्सिमम जो लॉस माइनस कर सकते हो वो 2 लाख तक कर सकते हो, और अगर आपका बचता है तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में कर लेना। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल मेरा लॉस अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,20,000 था, ठीक है, 3,20,000 था। तो आप क्या करोगे, अपनी टोटल इनकम में से आप माइनस करोगे 2 लाख, 3,20,000 माइनस नहीं करोगे क्योंकि लिमिट फिक्स है 2 लाख की। मैंने फिर इसमें से 2 लाख माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना बचा लॉस, 1,20,000 का लॉस अभी बचा है। तो आप ये नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में इस पर डिडक्शन ले लेना। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला, अगर आपका लॉस 2 लाख से ज़्यादा है, अगर आपका लॉस जो है 2 लाख से ज़्यादा है, तो मैक्सिमम डिडक्शन आप 2 लाख ले लेना करंट असेसमेंट ईयर में। उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है, जैसे इस केस में 1,20,000 बच रहा है मेरा, तो मैं नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में टोटल इनकम में से माइनस कर लूँगी। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, इसमें पूरा नहीं हो पाया है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्स एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।